वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की रिवीजन। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अगर आप लोगों को ध्यान हो हमने कैसे कवर किया था, वी डिड इट फ्रॉम द पेयर एक्ट, राइट। लेकिन अब जब रिवीजन की बारी आएगी तो मैं ना बड़ा ही क्विकली इसको रखूंगा बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ज्यादा। ठीक है। या फिर बेटा देखो इस चैप्टर के अंदर आपको दो कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेदर आई वुड से थ्री कैटेगरीज। पहला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी आपको इसके अंदर देख सकती है कि इसका आपको कोई सेपरेट क्वेश्चन ना आके दे विल मेक अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसके ऊपर 2 मार्क्स का जो एमसीक्यू होगा दैट विल बी रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। और तीसरा केस सिनेरियो जिसके मुझे चांसेस बड़े रेयर लगते हैं दैट इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस स्टैंडर्ड। मतलब इस स्टैंडर्ड में से कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करा जाए जो थोड़ा सा जिसके अंदर राइटिंग पार्ट ज्यादा हो रेदर देन सॉल्विंग पार्ट, तो उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। तो मेरे को पहले दो के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, वो भी इसके चांसेस सबसे ज्यादा है, एमसीक्यू के चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए सबसे पहले बात करके चले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या था बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो आपका बोर्विंग कॉस्ट को लेकर था। कहेंगे ये स्टैंडर्ड आप अप्लाई करके चलते थे अकाउंटिंग फॉर बोर्विंग कॉस्ट के लिए। अब बोर्विंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या था, इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट आ जाती थी जो भी एंटरप्राइज ने इनकर करी है इन कनेक्शन विद द बोर्विंग ऑफ फंड्स। ठीक है। अब एक क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। एक क्वालिफाइंग एसेट वो होता है, जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस ऑफ केस के ऊपर। हाउ एवर जो 12 महीने का पीरियड है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक सब्सटेंशियल पीरियड है, अनलेस आप एक शॉर्टर पीरियड को या एक लार्जर पीरियड को आप जस्टिफाई कर दो कि हाँ जी कि ये सब्सटेंशियल पीरियड है। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करके चलें तो यूजुअली जो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर कंस्ट्रक्शन 12 मंथ से कम टाइम पीरियड में भी हो गई है ना, तो आपका इंस्टीट्यूट इसको क्या लेकर चलता है, क्वालिफाइंग एसेट के तौर पे लेकर चलेगा। अच्छा अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, शिप, डैम, पावर जनरेटिंग यूनिट हो गया। और इंटेंडेड फॉर यूज किस लिए यूज कर जाता है, इन्वेंट्री के लिए जिसको एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने के लिए। अब बोर्विंग कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूँ तो बोर्विंग कॉस्ट के देखो चार चीजें आ जाती है मेनली। पहला आ जाता है जो भी आपके इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस रहते हैं और बैंक बोर्विंग्स या अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स। देन आपका अमोर्टाइजेशन किस चीज का, ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम, जो भी आपने जैसे मान लीजिए हमने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू करे उसके ऊपर क्या था, डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट के अपने राइट ऑफ करा। ठीक है। या अमोर्टाइजेशन हो गया कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग से रिलेटेड है, या फाइनेंस चार्जेस हो गए। ठीक है, जो भी आपकी इनकर करें, जो एसेट आपने एक्वायर करें फाइनेंस लीज के अंदर या सिमिलर अरेंजमेंट से। एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होता है फॉरेन करेंसी बोरिंग के अंदर, ठीक है, टू द एक्सटेंट उनको एडजस्टमेंट माना जाता है एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। चलिए अब आगे बढ़ के चलें तो क्या था सर, बोर्विंग कॉस्ट अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तब तो क्या करना है बच्चे, कैपिटलाइज करके चलना है। और बाकी जो बोर्विंग कॉस्ट है उसको क्या करके चलोगे, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलोगे। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सभी को। अब कह रहे हैं कितनी बोर्विंग कॉस्ट है जो कि एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। कहेंगे जो अमाउंट ऑफ बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइजेशन करी जाएगी वो कैसे निकालोगे, इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड निकालोगे जैसे इस स्टैंडर्ड में बोला गया है। और जो बाकी बोर्विंग कॉस्ट है वो खर्चे की तरह। अब कहते हैं बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करी जाएगी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, जब प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एंटरप्राइज को फ्लो होंगे और आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। ठीक है। और बाकी बोर्विंग कॉस्ट को एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर वो इनकर हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बोर्विंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कब है। ठीक है ना, बोर्विंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करके चलें तो बेटा इसके अंदर मेन चीज जो आता है, कह रहे हैं देखो जो तो आपने फंड्स बोरो करे हैं स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसके ऊपर तो बोर्विंग कॉस्ट जो है कहेंगे जो आप लगाकर चलोगे स्पेसिफिक वाला रेट। ठीक है। तो वहां पर क्या करोगे, जो बोर्विंग कॉस्ट एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, जो आपकी एक्चुअल बोर्विंग कॉस्ट है। लेकिन उसमें से हम डिडक्ट करके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी थी और उसके ऊपर आपको कोई इनकम हुई है, सर एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए एक लोन लिया से 80 लाख रुपए का। अब 80 लाख का 80 लाख एक साथ तो लग नहीं जाएगा, आपके पास टेम्परेरी फंड्स पड़े हुए थे, आपने उन टेम्परेरी फंड्स को क्या करा बच्चे, इन्वेस्ट कर दिया। आपने उन टेम्परेरी फंड्स को इन्वेस्ट करा से 15 से जितना भी आपने इन्वेस्ट करा, आपको उसके ऊपर क्या आ गई, इनकम आ गई, कुछ इंटरेस्ट आया। तो ये जो इंटरेस्ट आया दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, तो इसको आप रिड्यूस करके चलोगे जो भी आपकी एक्चुअल बोर्निंग कॉस्ट बन रही होगी उसमें से। ठीक है जी। देन बेटा इसके बाद आता है कि अगर आपने फंड्स को जो है वो बोरो करा हुआ है जनरली,
और वो यूज करे गए हैं क्वालिफाइंग एसेट के लिए ऑब्टेन करने के लिए। तो जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल होगी उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट जो है हम अप्लाई करके चलेंगे। कैसा रेट अप्लाई करके चलेंगे, कैपिटलाइजेशन जो है वो हम रेट वहां पर हम लगा कर चलेंगे, ठीक है जी। नाउ कैपिटलाइजेशन रेट आप वहां पर लगा के चलोगे। अब ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, ये वेटेड एवरेज है। किस चीज की वेटेड एवरेज, बोरोइंग कॉस्ट की वेटेड एवरेज, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू द टोटल बोरोइंग जो कि आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द पीरियड, विच इज अदर देन द स्पेसिफिक बोरोइंग। तो कह रहे हैं जो बोरोइंग कॉस्ट है कैपिटलाइजेशन के लिए जो होगी वो कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, अमाउंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट जो आपने इनकर करी है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आ जाता है, देखो यहाँ पर क्या आता है, एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट ओवर द रिकवरेबल अमाउंट। ये वाला पॉइंट एक बार अगर हम देख के चलें, कह रहे हैं कि जहां पर आपकी कैरिंग अमाउंट या एक्सपेक्टेड अल्टीमेट कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट की, अगर वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है या एनआरवी से ज्यादा है, तो आप कैरिंग अमाउंट को ना राइट डाउन करोगे या राइट ऑफ करोगे बाकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे इन्वेंट्री के केस के अंदर हम कह रहे हैं अगर कॉस्ट मेरी ज्यादा है एनआरवी कम है, तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू एनआरवी एज पर एएस टू, वहां पर अदर एएस इनटू प्ले आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, की कैपिटलाइजेशन जो है वो कमेंस कब होती है। सर अब कैपिटलाइजेशन कमेंस कब होगी बेटा, जब तीन कंडीशन फुलफिल हो गई है, जब ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल्ड है तब कैपिटलाइजेशन कमेंस होगी, और इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और आपकी बुक के अंदर एक एमसीक्यू है भी इसके ऊपर। कहेंगे जो कैपिटलाइजेशन है बोरोइंग कॉस्ट की कब बनेगी, एज अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड कमेंस व्हेन, जब एक्सपेंडिचर जो है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए इनकर हो गया है, बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो गई है, और एक्टिविटीज जो कि जरूरी है, ठीक है, टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ सेल, वो इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज आप करके चलोगे। चलिए अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा खर्चा है जिसमें आपकी पेमेंट हुई है या आपने एसेट्स ट्रांसफर करे हैं या इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज हो रही है, वो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई है या कोई ग्रांट मिल गई है, तो वो हमने क्या करके चलना है बेटा, माइनस करके चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कि जो एक्टिविटी जरूरी है प्रिपेयर करने के लिए एसेट को, ठीक है, उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी आती है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, नहीं। इट एनकम्पास मोर देन अ फिजिकल कंस्ट्रक्शन। अगर कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है जो कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले जरूरी है, जैसे परमिशन कोई चाहिए कि को मैं फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है उससे पहले कमीशन चाहिए, ठीक है, तो वो जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो भी क्या आ जाएंगी आपकी इसके अंदर ही हो जाएंगी। हाउएवर ये जो एक्टिविटीज हैं इसके अंदर एक्सक्लूड करेंगे अगर आपने कोई एसेट होल्ड करा हुआ है जब कोई भी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है वो अंडर डेवलपमेंट है, लैंड जो है अंडर डेवलपमेंट है, कैपिटलाइज करा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच एक्टिविटी रिलेटेड टू डेवलपमेंट आर बीइंग अंडरटेकन। आपने क्या करा, ये वाला एग्जांपल यहां से देखोगे जरा, क्या एग्जांपल, बोरोइंग कॉस्ट जो है इनकर जो हुई है जब लैंड अंडर डेवलपमेंट है वो कैपिटलाइज होगी उस पीरियड के अंदर जिस टाइम पे लैंड की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट जो इनकर हुई है जब लैंड आपने एक्वायर करा है बिल्डिंग पर्पस के लिए, अगर आपने कोई भी एसोसिएटेड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करी है बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो लैंड आपके पास आपने होल्ड करके रखी हुई है, ये नहीं कि आप उसको भी कैपिटलाइज करने बैठ जाओ। देन अगला आ जाता है सस्पेंशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन। नाउ सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन को अगर ध्यान कराऊं आप लोगों को, तो कैपिटलाइजेशन जो है बोरोइंग कॉस्ट की कब सस्पेंड होती है, एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर सस्पेंड हो जाती है, जिसके अंदर एक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरप्रेट रहती है वो, ठीक है जी। कब सस्पेंड होनी है बेटा, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, जहां पर एक्टिव डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है बेटा, इंटरप्टेड होती है। अब कैपिटलाइजेशन जो होती है बोरोइंग कॉस्ट की, वो सस्पेंड करके नहीं चलेंगे जहां पर टेम्परेरी डिले जो है अगर वो जरूरी है, वो प्रोसेस का पार्ट है, ताकि एसेट जो है वो रेडी हो फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लेंटर का एग्जांपल दिया था कि जिस टाइम पे लेंटर डला होता है उस टाइम में पानी देना होता है, तो कुछ दिन कोई काम नहीं होता है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रही होती है, वो जरूरी है। या फिर यहाँ पर इन्होंने जो एक एग्जांपल लेके चला था, वो इन्होंने क्या एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कि हाई वाटर लेवल है, ठीक है, हाई वाटर लेवल की वजह से क्या हो रहा है कि ब्रिज की आप एक कंस्ट्रक्शन करके चल रहे थे, तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन रुकनी हो नहीं सकती, आपको वहां पे रोकनी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन जो है वहां पर अब आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, वहां पर कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं कर दोगे। तो ये पढ़ के कि एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड है, तो ये नहीं कि हमेशा कैपिटलाइजेशन जो है हम सस्पेंड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जी, बताओ जी। यस यस सर। यस सर। अगला आ जाता है सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन जो है कब सीज कर देंगे, ठीक है। सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, कहेंगे जो कैपिटलाइजेशन है बोरोइंग कॉस्ट की वो सीज हो जानी चाहिए जब सारी एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है,
प्रिपेयर करने के लिए क्वालिफाइंग एसेट्स को इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए वो कंप्लीट हो गई है। और एक एसेट जो है उसको हम नॉर्मली कब कहेंगे कि वो रेडी है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल, जब फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है या प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन काम जो है चल रहा हो, अगर कुछ माइनर मॉडिफिकेशन चल रही है, ऐसी भी डेकोरेशन करनी है प्रॉपर्टी की यूजर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं कि सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट है। अब कह रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्शन जो है मान लीजिए पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो रही है इन पार्ट्स, और एक कंप्लीटेड पार्ट जो है वो कैपेबल है कि आप उसको यूज कर सकते हो, जबकि बाकी पार्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कैपिटलाइजेशन जो है उस पार्ट की जो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो, कहेंगे उसकी कैपिटलाइजेशन रोक दोगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट की उस पार्ट रिलेटेड आप रोक दोगे। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में एक बिजनेस पार्क है, उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। अब हर एक इंडिविजुअल बिल्डिंग जो है वो कैपेबल होती है कि आप उसको यूज कर सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है। बाकियों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहां पर क्या कर दोगे, जो कंप्लीट हो चुका है उसके रिगार्ड में जो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है उसको रोक देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आप प्लांट बनाकर चल रहे हैं, कोई जैसे मान लेते हैं स्टील प्लांट है। अब स्टील प्लांट के अंदर क्या रहेगा, जब तक सारा नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशनल बन नहीं पाएगा। तो ऐसे केस के अंदर जो है आपकी कैपिटलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं वो आपको डिस्क्लोज करके चलनी होती है, जो भी आपने अडॉप्ट करी है बोरोइंग कॉस्ट के लिए। और जितना बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करा ड्यूरिंग द पीरियड वो आपको क्या करके बताना है, डिस्क्लोज करके चलना है। अब इसके ऊपर बेटा एक हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, ऐसा बोलेगा कि एक कंपनी है उसने लोन लिया है देश से $10,000 का लोन लिया 1 अप्रैल 2023 को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इस दिन एक्सचेंज रेट कितने का था, 45 का था। 31 मार्च 2024 को एक्सचेंज रेट 48 का हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है कहेंगे अगर हम एक्स वाई जेड से बोरो करते हैं लोकल करेंसी के अंदर, तो 11% के हिसाब से हमें मिल जाती। तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर बेटा आपको ना 4 तरीके की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपने निकालना है कि इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कितना है। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड जो है कैसे निकालोगे, ₹10,000 का इंटरेस्ट था, इसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है बच्चे, 5% पर एनम इसके ऊपर निकाल दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ₹48 से आपने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर आप इंटरेस्ट निकालोगे तब एक्सचेंज रेट 48 का था। ठीक है। अगला स्टेप क्या है, आपने देखना है कि लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है। सर जिस टाइम पे लोन लिया था 45 का रेट था, अब रेट कितने का है, 48 का। तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, सर प्रिंसिपल लाइबिलिटी जो है हमारी हो जाएगी कितने से, ₹3 पर डॉलर। 10,000 इंटू 3, तो 30,000 से आपकी क्या है प्रिंसिपल लाइबिलिटी जो है बेटा वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। राइट। चलिए यस। अब उसके बाद कहना है कि अगर आप एक इंडियन करेंसी के अंदर लोन लिया होता तब कितना इंटरेस्ट आता वो कैलकुलेशन करो। तो $10,000 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 11%, इतना इंटरेस्ट जाता है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है किस चीज का, जो इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में है और जो यूएस डॉलर वाला है, उन दोनों का आपने डिफरेंस लेकर चलना है। ठीक है, वो आपका आ गया 25,500 यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या कहना है कि भाई देखो, ये जो 25,500 है या 30,000, टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 जो है, ठीक है, हम कहेंगे जो, हम यहाँ पर ये कहेंगे बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बन सकता है। तो आउट ऑफ 30,000 जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है प्रिंसिपल की तरफ, सिर्फ 25,500 है, आप उसको बोरोइंग कॉस्ट मानोगे। मतलब इसमें से जो लोअर है, आप इसको ऐसे समझो, इसमें से जो लोअर है वही आपका बोरोइंग कॉस्ट का बस हिस्सा बनेगा। तो बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पर कितनी बनेगी, सर एक तो ये जो 24,000 गए प्लस जो ये इनका डिफरेंस था 25,500 यहाँ पर। ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। क्या बोला मैंने, एक्सचेंज डिफरेंस जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा वो तो जाएगा, वो तो पैरा 4A के अंदर कवर्ड होता है। उसके अलावा क्या चीज, एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, जो आपका आ रहा है, इसके अलावा जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना, जो डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन द लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ठीक है। तो 49,500 यहाँ पर हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, और बाकी जो 4500 है उसको हम AS 11 के अकॉर्डिंग ट्रीट करके चलेंगे। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया, यहाँ पर 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस है वो 30,000 ही हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मान लेते हैं। क्यों, यहाँ क्या होता, सर पहली कैलकुलेशन तो वही रहती कि जो इंटरेस्ट है वो 24,000 रहता, सर हमारी लाइबिलिटी जो प्रिंसिपल इंक्रीज हुई है वो तो 30,000 से इंक्रीज होती। ठीक है। देन आपका 4.5 लाख के ऊपर अगर आप 13% निकालते हो 58,500 आता है। अब आप डिफरेंस देखोगे लोकल करेंसी बोरोइंग और फॉरेन करेंसी बोरोइंग के अंदर, तो वो 34,500 का है। बट हम क्या कह रहे हैं कि कितना डिफरेंस, इस 30,000 के एक्सटेंट तक का डिफरेंस हम ले लेंगे। ठीक है। जो बाकी 4500 है, यानी जो इस प्रिंसिपल लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है उसके बियॉन्ड जितना है ज्यादा, उसको आपने इग्नोर करके चल देना। तो इस केस के अंदर क्या होगा अब आपका, हम कहेंगे देखो
Since in this case difference between the interest on the local currency borrowing and foreign currency borrowing is 34,500, वो ज्यादा है एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 30,000 से। तो इसके अंदर टोटल बोर्निंग कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 54,000 होगी। एक तो ये 24,000 पे और ये 30,000 पे। ठीक है, इसको हम ये 16 अकॉर्डिंग डील करेंगे। बाकी जो एक्सेप्ट वाला है उसको क्या कर दोगे बच्चे? इग्नोर कर दोगे। उसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। चलिए बेटा, बेटा आपका कंसेप्ट जो है वो टोटली खत्म हो गया। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों का हो गया होगा। अब क्या करना है हमने? सर अब हमने स्टार्ट करना है आपके इसके क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा जो है क्वेश्चंस के ऊपर एक बार आ जाए। सबसे पहले आईसीआई के जो हमारे क्वेश्चंस थे पहले उसके ऊपर लेकर जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा मतलब याद आ जाएगा ना आप लोगों को हमने क्लास में कैसे किया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। चलिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो जरा। बेटा पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपकी ये बनती नजर आ जाती है। आपको क्या दिया हुआ था? एक लोन दिया हुआ था कि भाई 120 लाख रुपए का लोन है, 30 अप्रैल को लिया है और लोन की यूटिलाइजेशन बताई हुई है। आपको बताना था इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा और क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज करा है वो 18 लाख रुपए का है। ठीक है, मशीनरी जो है उस दिन इंस्टॉल कर ली जिस दिन एक्विजिशन ली थी, और ट्रक जो है अभी तक रिसीव हुआ नहीं है। कंस्ट्रक्शन शेड की जो है वो कब कंप्लीट हुई है? मार्च में जाके कंप्लीट हुई है। तो ऐसा ऐसा आपको कुछ तो डाटा किया है। चलिए अब किस तरीके से बेटा इसको आप सॉल्व करके चलोगे बताओ जरा मुझे। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? हाँ जी, सबसे पहले अगर बोरोइंग कॉस्ट जो आपको पता है कि विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। और जितना अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट के लिए एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए उसकी कैलकुलेशन कैसी करी जाएगी, कैसे निकाला जाएगा? इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ओनली, जैसे स्टैंडर्ड बोलेगा। और जो बाकी बोरोइंग कॉस्ट है उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा जाएगा इन द पीरियड जिसके अंदर वो इनकर हुई है। ये सबको याद आता है? अब यहाँ पर सबसे पहले देखो जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड को क्या मैं क्वालिफाइंग एसेट बोल सकता हूँ? यस, बिकॉज एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी को क्या क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे? नहीं सर, परचेज ऑफ मशीनरी को हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज बेटा जो आपने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, मशीनरी परचेज के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। सर जो हमने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, वो तो उसी दिन रेडी फॉर वो है इंस्टॉलेशन। मशीनरी इंस्टॉल होगी जिससे हमने एक्वायर करी, तो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा उसको रेडी करने के लिए। वर्किंग कैपिटल कभी आपको क्वालिफाइंग एसेट हो नहीं सकता। एडवांस दिया है आपने परचेज ऑफ ट्रक के लिए, बेटा ट्रक का भी तो यही होगा, जिस दिन आएगा उस दिन यूज कर पाओगे, चला पाओगे, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट पे कॉल फॉल नहीं करेगा, वैसे भी ट्रक आपको मिला भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, जो तो क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्ड में है, अब आपने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर ली है। 18 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट जो है वो 120 लाख के लोन के पीछे है, तो 50 के पीछे कितना होगा? तो हम क्या कर लेंगे, एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज इन लैक्स क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, फिर कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, कितना पीएनएल में चार्ज करना है। तो हमने कहा 50 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 18, प्रपोर्शनल बेसिकली अमाउंट निकाली है, ऐसे बोलो 18 बाय 120 इंटू 50 कर दिया। ठीक है जी, सिमिलरली हमने क्या करा, परचेज ऑफ मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए और एडवांस फॉर ट्रक के लिए वी डिड द कैलकुलेशन। अब जो हमारा क्वालिफाइंग एसेट है उसको कैपिटलाइज कर देंगे और बाकी वाले को क्या कर देंगे बेटा, पीएनएल के अंदर चार्ज कर देंगे। यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। सर अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपकी क्या बनती है? अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपकी बनती है बेटा इस चैप्टर में ये कहेंगे, वो कहेगा कि हमने क्या करा है, एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करी 1 जनवरी को, 1 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया है। यानी कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये? दिस इज द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक ही एक ही उसके क्वेश्चन का मतलब आ जाएगा, एक ही लोन के लिए, मतलब बेसिकली स्पेसिफिक लोन भी और बेटा जनरल बोरोइंग्स भी। ठीक है, अब ये जो 1 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख का 10% सीधा सीधा। उसके अलावा आपने दो जनरल लोन लिए हुए हैं, नॉन स्पेसिफिक लोन ले रखे हैं। जो दो नॉन स्पेसिफिक लोन ले रखे हैं ना, उनका क्या करेंगे सर? सर जो दो नॉन स्पेसिफिक लोन ले रखे हैं उनके लिए हमने ये करके चलना है दैट हमने एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा बेटा, यहां पर ना स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर क्या रखना है, थोड़ा सा स्टेप्स को ध्यान रख के चलना। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस जो है आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, यू विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। अब वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस जो है वो आपका किस तरीके से निकलेगा? सर देखो आपने जो जो खर्चा करा वो आपको बताया हुआ है। जनवरी 2021 के अंदर सर 2 लाख रुपए का आपने खर्चा करा। अब ये जो 2 लाख रुपए का खर्चा करा है आपका कैलेंडर ईयर है यहाँ पर, तो लगभग ये 2 लाख में पूरे 12 महीने यूज हुआ, तो इंटू 12/12 कर दिया। अप्रैल के अंदर 2.5 लाख का खर्चा करा, तो मैं कह सकता हूँ 2.5 लाख रुपए 9 महीने यूज हुआ,
ठीक है। इसी तरीके से सेम लॉजिक्स बेटा, सेम लॉजिक के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, जुलाई के अंदर कब खर्चा करा 4.5 लाख रुपए का। तो जो 4.5 लाख रुपए का खर्चा तुमने जुलाई के अंदर करा है, तो उसका हम क्या करके चलेंगे सर, उसको भी सेम मैनर में, जो जुलाई के अंदर खर्चा करा है 4,50,000 का, तो उसका भी सेम मैनर में ट्रीटमेंट, 4,50,000 इंटू 6/12, और 1,20,000 का खर्चा दिसंबर में करा इंटू 1/12। तो आप क्या करोगे, टोटल करोगे, आपके पास, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। उसके बाद हमने क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट, और कैपिटलाइजेशन रेट हमेशा अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए निकलता है। सर 5 लाख के लोन के ऊपर 11%, 9 लाख के लोन के ऊपर 13%, 5 लाख का 11% 55,000, 9 लाख का 13% कितना हो जाएगा, 1,17,000। टोटल करा 172, टोटल करा 14 लाख। तो कैपिटलाइजेशन रेट कितना है या वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1,72,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आ जाता है बेटा 12.285%। ठीक है। अब क्या करना है, आपने इंटरेस्ट निकालना है वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस के ऊपर। अब ध्यान रखना है, जो स्पेसिफिक बोर्विंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्पेसिफिक बोर्विंग के ऊपर स्पेसिफिक रेट। तो जो 1 लाख की बोर्विंग थी उसके ऊपर 10% का रेट, लेकिन जो बाकी नॉन स्पेसिफिक वाली थी, हमने कहा कि बिल्डिंग के लिए, इसको आप ऐसे समझो कि हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग के लिए भाई 6,22,500 रुपए का तुमने खर्चा करा, जिसमें से 1 लाख तो स्पेसिफिक लोन वाला ही था। तो तुमने बाकी कितना उड़ाया, 5,22,500। इसके ऊपर कौन सा रेट लगाओगे, कैपिटलाइजेशन वाला रेट लगाओगे। तो आपके पास आ गया अमाउंट भी कैपिटलाइज, जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। अब टोटल अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, जितना तुमने खर्चा करा, 2, 2.5, 4.5, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट। अब एंट्री अगर पूछेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू बैंक हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। अच्छा। नेक्स्ट, कंपनी ने क्या लिया है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। कंपनी ने क्या लिया है, इंस्टीट्यूशन लोन लिया है 580 लाख रुपए का। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन ऑफ प्लांट मशीनरी के लिए। प्लांट मशीनरी जो एक्वायर करी है मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर इंस्टॉलेशन के लिए, वो 31 मार्च को कंप्लीट होगी, 406 लाख रुपए की। 58 लाख जो है एडवांस दिया है एडिशनल एसेट्स के लिए, और बैलेंस लोन जो है वो 116 लाख रुपए का यूटिलाइज कर रहे हो वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए। ठीक है। तो देखा जाए तो आपको पूरे 580 की बाइफर्केशन मिल रही है, 406 प्लस 116 प्लस 58 कर लो, मैच कर रहा है। ठीक है। अब उसने आपसे यही बोला है, कह रहे हैं कि ये बताओ कि अकाउंटेंट डिलेमा में है कि 52.20 के इंटरेस्ट को डील कैसे करेगा। अरे कुछ नहीं, इसके अंदर भी सेम ही चीज है, आपको क्वालिफाइंग एसेट नॉन क्वालिफाइंग एसेट आइडेंटिफाई करना है। सर अब ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेनोवेशन मशीनरी है, अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना 3 व्यू पॉइंट है। पहले मैं आपके इंस्टीट्यूट का व्यू पॉइंट बताता हूँ। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन के लिए है और ये जो तुमने एडवांस दिया है एडिशनल एसेट्स के लिए, ये दोनों तो क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन जो आपका बैलेंस है, मतलब वो आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, जो वर्किंग कैपिटल वाला है। तो इनके ऊपर तो जो आपका अमाउंट बनेगा उसको तो आप कैपिटलाइज कर देना, इसके ऊपर तो जो आपका अमाउंट बनेगा कह रहे हैं उसको तो आप क्या कर देना, कैपिटलाइज कर देना। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसके अंदर वो क्या बोलता है, सर नेक्स्ट जो वो चीज बोलता है दैट इज, अगला जो के सर्कमस्टांस होता है, कहते हैं अगर आप ये मान लेते हो कि इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा, तो आपका कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन मेरा एक थर्ड व्यू पॉइंट है, मैं कहता हूं मैं इस 406 लाख को तो क्वालिफाइंग मानता हूं, लेकिन इस 58 को मैं क्वालिफाइंग अगर ना मानूं, ठीक है, तब क्या, अगर हम इस 58 को क्वालिफाइंग एसेट जो है वो ना लेकर चले। ठीक है जी। तो ये चीज आपके पास बेटा क्या है, आ जाती है। क्लियर है जी। यस सर। चलो, तो ये 3 सर्कमस्टांस हो सकते हैं, सॉल्व करोगे हो जाएगा, कोई मुश्किल था नहीं क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आओगे, अगला क्वेश्चन भी बेटा सिमिलर टाइप का था। उसने क्या करता, 30 लाख रुपए बोरो करे थे। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब बोरविंग जो है वो यूज हुई थी किसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड। अब एक जो कि एक सब्सिडरी है टेक लिमिटेड की, और जो इंप्लीमेंट करेगी एक नया प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 50 लाख है। आप कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो। ठीक है, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट का अमाउंट है। क्या करना चाहिए, सर पहली बात तो ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। तो अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा दो तरीके से आंसर देना पड़ेगा, एक AS13 को ध्यान में रख के, एक AS16 को ध्यान में रख के। तो AS13 को ध्यान में रख के अगर मैं आंसर दूंगा, तो पहली बात तो ये मेरा एक्विजिशन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, तो मेरा ये कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनता, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होता। सेकंड AS16 के एंगल से अगर मैं बात करके चलूं, तो अगर क्वालिफाइंग एसेट है तब कॉस्ट का हिस्सा बनता है, अदरवाइज कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। अब मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, तो दैट डज नॉट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं। तो जितना भी इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो आपका P&L के अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। देन बेटा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 आप देख के चलेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 देखो ऐसे आएगा बेटा, सिमिलर मैनर का देखो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करा है आपने सीलिंग के अक्रॉस 2 सिटीज। अब बीच में उन्होंने एक चीज बोल दी
कह रहे हैं हाई वाटर लेवल की वजह से बीच में 1 महीना काम नहीं हुआ था। तो जो 1 महीना काम नहीं हुआ था, ये मत करना कि उस टाइम पे कैपिटलाइजेशन ना करो। आपकी कैपिटलाइजेशन उस टाइम पे भी होगा, क्योंकि वो सस्पेंशन जो है जरूरी थी। तो बेयर एक्ट में भी ये वाला एग्जांपल दिया हुआ था। परचेज करा इक्विपमेंट मशीनरी, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, व्हीकल नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। इंटरेस्ट उसने आपको बताया हुआ है, क्या करना है सिंपल, 80 लाख डिवाइड बाय 32 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओगे, जितना जितना लगाया है टेबल बना के कैलकुलेशन करोगे, आपका सिर्फ पहले वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इजी, क्लियर है। यस सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। रेनबो लिमिटेड ने क्या करा है, 150 करोड़ पे जो है बोरिंग करी है कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ बॉयलर प्लांट एट 11% पर एनम। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? ठीक है सर। ठीक है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? बेसिकली मैं क्या चीज चाह रहा हूँ कि मेरे मैं स्टैंडर्ड करवा दूं फटाफट से रिवाइज, उसके बाद क्विकली आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आप सभी। मैं बेसिकली ये चीज चाहता हूँ, ठीक है। बोला ओके सर। तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों ने लगाना है स्टैंडर्ड के ऊपर। इसके बाद मतलब एक बार इसके क्वेश्चन गो थ्रू करके चलने हैं आप लोगों ने। ठीक है, पेपर में आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, वो मैं जो मॉक टेस्ट पेपर में आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, एक एक ही वो मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं आज नहीं, वो मैं डिस्कस कर लूंगा सारा पूरा एमटीबी एक बार डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ बेटा, सुन लीजिए। 150 करोड़ रुपए का लोन लिया, स्पेसिफिक लोन था 11% वाला। ठीक है, 4 साल में कंप्लीट होगा। कह रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, तो अकाउंटेंट बोलता है कि भाई 19.5 करोड़ रुपए जो है आप कैपिटलाइज करके चलोगे। अब सरप्लस फंड्स पड़े हुए थे हमारे पास 150 करोड़ के, तो हमने ना इन्वेस्टमेंट कर डाली 3.5 करोड़ उसके ऊपर कमा लिए, वो हम पीएनडे में ले गए। कह रहे हैं ट्रीटमेंट तो सही है नहीं है। सर पहली चीज तो स्पेसिफिक लोन है, तो स्पेसिफिक रेट लगना चाहिए बोर्विंग कॉस्ट का, तो कैपिटलाइजेशन उस रेट के ऊपर होना चाहिए जैसा स्टैंडर्ड बोलता है। अब ये जो कैपिटलाइजेशन रेट इन्होंने यूज कर लिया वेटेड एवरेज वाला, वो होता है नॉन स्पेसिफिक बोर्विंग के लिए। तो इस केस के अंदर उसने पहले तो नॉन स्पेसिफिक बोर्विंग का रेट यूज कर लिया, पहले तो वही गलत है जी। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक बोर्विंग का रेट जो है बेटा वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, सीधी बात है बेटा, 150 करोड़ को आप क्या करने वाले हो, 150 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो किस चीज से, 11% से, 16.5 करोड़ आ जाएगा। प्लस अब ये जो इनकम हुई है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3.5 करोड़ की, दैट इनकम ऑफ 3.5 करोड़ जो है बेटा, उस इनकम का क्या करेंगे, उस इनकम का क्या करना है, दैट इनकम, दैट इनकम शुड बी डिडक्टेड, है ना। वो हम रिड्यूस कर देंगे अपनी बोर्विंग कॉस्ट में से। तो बोर्विंग कॉस्ट में से 3.5 करोड़ जो है वो आप घटाओगे, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आपके पास जो आ जाएगा, दैट इज योर 13 करोड़। दिस इज द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, पढ़ के देख लेना आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट में दिया था, मेजोरिटी बच्चों ने बेटा टेस्ट दिया ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट में दिया था। क्या है वो क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है एक ह्यूज बिल्डिंग जिसके अंदर 4 फेजेस थे। इट इज एक्सपेक्टेड कि पूरी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी सेवरल ईयर्स के अंदर। ठीक है, एंड फेज 1 एंड फेज 2 बिल्डिंग का स्टार्ट हो जाएगा एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। मतलब फेज 1 फेज 2 आप यूज कर सकते हो, जैसे ही वो कंप्लीट होगा फेज 1 फेज 2 जो है आप यूज कर सकते हो जी। ठीक है सर। सर अब इसके बाद क्या है सर, सर नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो आ गया आपके पास। नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, क्या पॉइंट आ रहा है सर, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, उसमें वो कहता है कि डिटेल दी हुई है वर्क की, कैश एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर सारे फेसेस का। कह रहे हैं लोन लिया है आपने 200 लाख रुपए का। कह रहे हैं ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 और फेज 2 का ऑपरेशन हो गए। कह रहे हैं इतना बताओ कि कितना अमाउंट कैपिटलाइज करोगे, कितना एक्सपेंस कितना ट्रीट करके चलोगे। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो गए। जब भी कंस्ट्रक्शन जो है पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है, और एक पार्ट जो अगर पार्ट जो है वो कैपेबल है कि आप उसको यूज कर सकते हो, जबकि अदर पार्ट जो है वो क्या है अभी कंस्ट्रक्शन उनकी चल रही है, तो आप क्या करोगे, उसकी सिसेशन हो जाएगी बोर्विंग कॉस्ट की, है ना। वो वाला लॉजिक लगाते हुए जो फेज 1 और फेज 2 है वो कैपिटलाइज होगा उसके ऊपर बोर्विंग कॉस्ट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन जो बाकी वाला है वो आपका कैपिटलाइजेशन होगा पूरे साल के लिए। तो फेज 1 और फेज 2 का 6 महीने का ऐसा करूंगा मैं कि 6 महीने का मैं कैपिटलाइज करूंगा, 6 महीने का पीएनएल में चार्ज करूंगा, और फेज 3 फेज 4 जो है पूरा का पूरा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। तो क्या करेंगे, देखो हमने का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितना है, दो लोन के ऊपर 30 लाख का है। अब हमारा टोटल कॉस्ट जो है फेज 1 और फेज 2 का वो 98 लाख रुपए का हो गया, और फेज 3 और फेज 4 का टोटल कॉस्ट हो गया 1 करोड़ 23 लाख। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करा, हमने कैलकुलेशन करी, हमने कहा 30 लाख रुपए का जो है लोन है, 30 लाख रुपए का क्या है इंटरेस्ट है ऑन द अमाउंट ऑफ द 221।
ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हमने किसी किया 98 लाख से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितना हमारा फेज 1 फेज 2 का खर्चा था, तो हमारे पास एक अमाउंट आ गया, जो हमारे पास अमाउंट आई है। ठीक है, नाउ दैट इज द इंटरेस्ट ऑन फेज 1 एंड फेज 2, और जो बाकी बचेगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा किसके ऊपर, फेज 3 और फेज 4 के ऊपर। अब ये जो इंटरेस्ट आया है फेज 1 और फेज 2 के ऊपर 13,30,317 रुपए का, ये जो 13,30,30,317 रुपए आया है, ठीक है, इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका हम सिंपल सी बात है, इसका हम डिवाइड करेंगे 2 के अंदर, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हुआ है। तो हम कहेंगे इसका हाफ जो है आप कैपिटलाइज कर दीजिए, और हाफ जो है आप क्या कर दो, P&L में चार्ज कर दो। और फेज 3 और 4 के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो रहेगा वो आप क्या कर देंगे, कैपिटलाइज करके चलोगे। ठीक है, आंसर एक बार पढ़ लेंगे किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, प्लीज एक बार देख लेना। मैं तभी स्पीड से ये चीज करवा के चल रहा हूँ ताकि आफ्टर दिस सेशन यू स्पेंड एटलीस्ट 30-40 मिनट ऑन दिस टॉपिक, स्पेसिफिकली कुछ एक क्वेश्चन के ऊपर लगाओ टाइम और करोगे। नेक्स्ट क्या है, कह रहे कैपिटलाइजेशन चीज कब होनी चाहिए, थ्योरी क्वेश्चन है, कर लेंगे मैनेज। नेक्स्ट क्या, सिसेशन के ऊपर था, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो कर लोगे मैनेज। ठीक है, तो एक बार थ्योरी क्वेश्चन 7 पढ़ लेना, थ्योरी क्वेश्चन 8। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन बेटा 6, 7, 8 प्लीज गो थ्रू वंस। बेटा मेरी तरफ से आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का जो है आपके स्टडी मटेरियल से तो देखो 100% जो है कवरेज हो गई है, स्टडी मटेरियल तो 100% अब आपका कवर हो गया है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर आपका, अब आ जाते हैं बच्चे आपका ऑन नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल जो है वो शेयर करी है, उसी फाइल को बस मैं अपने सामने बेटा लेकर आता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस्ड, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस हो गया, वो 580 लाख वाला। क्वेश्चन नंबर 4 टेक स्क्रीन लिमिट, स्क्रीन शेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी सॉरी बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यस क्वेश्चन नंबर सर। 2 भी कर चुके हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस हो चुका हुआ है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका हुआ है। देखो जरा 5 वाला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है नवंबर 2020 आरटीपी का, क्या आपके स्टडी मटेरियल में सेम क्वेश्चन था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में भी था, नवंबर 20 आरटीपी मई 21 में भी आया हुआ है। कह रहे हैं कब होनी चाहिए सिचुएशन बोरोइंग कॉस्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, नाउ दिस इज द क्वेश्चन मैं चाहता हूं जो आप सॉल्व करो, दिस इज द क्वेश्चन मैं चाहता हूं जो आप सॉल्व करो। ठीक है, आओ जरा बेटा, शान बिल्डर्स लिमिटेड हैज बोरोड अ सम ऑफ $10 लाख। बेटा $10 लाख का जो है हमने क्या लिया है, लोन लिया है 19-20 के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 4% पे। इंटरेस्ट पेबल है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कहेंगे जिस टाइम पे आपने अवेल करा उस टाइम पे एक्सचेंज रेट 56 का था, और रेट जो है वो 31 मार्च 20 को 62 पर यूएस डॉलर हो गया। कहना है अगर शान बिल्डर ने बोरो करा है लोन इंडिया के अंदर तो 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा मुझे तो 4 कैलकुलेशन कौन सी होंगी सर, सबसे पहली कैलकुलेशन करूंगा इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, $10 लाख का जो है आपने लोन लिया, इसके ऊपर मुझे 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर 62 रुपीज का क्या है एक्सचेंज रेट है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है बेटा, 24.80 लैक्स। पहली कैलकुलेशन क्या करनी है, सबको क्लियर हो गई, पहली यस। कैलकुलेशन क्या करनी है, सबको क्लियर। यस सर। अच्छा दूसरी कैलकुलेशन क्या करेंगे सर, दूसरी कैलकुलेशन क्या रहेगी, डॉलर्स का डिफरेंस जब लोन लिया था और जब लेटेस्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव अमाउंट जो में डॉलर कितना रेट है। इंक्रीज हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ सर, $10 लाख है सर, जिस टाइम पे लोन लिया था 56 का रेट था, एंड में रेट हो गया 62, तो 6 रुपए का इंक्रीज हुआ, तो 6 इंटू 10 लाख ही 60 लाख।
तो 60 लाख रुपीस क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज आ गया। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा अगर इंडियन करेंसी में आप ये लोन लेते हैं। सर अगर इंडियन करेंसी में लोन लेता, देखो सर 10 लाख डॉलर, उस टाइम पे 56 का रेट था, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में पड़ता 58.80। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सर इन दोनों का डिफरेंस है 34 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 60 लाख रुपीज इंक्रीज हुआ है, इसमें से 34 लाख रुपए जो है, इसको तो बोरविंग कॉस्ट मानूंगा, ये भी बोरविंग कॉस्ट रहेगा। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा है, 60 और 34 का डिफरेंस, यानी 26 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, वो 26 लाख रुपए की कैसे ट्रीटमेंट करा जाएगा, एज पर AS 11 ट्रीट करा जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, RTP नवंबर 21 पढ़ के देखिए। क्वेश्चन आप लोगों का कुछ सिमिलर सा लग रहा है। बैंक लोन लिया है, लोन यूज करा गया था स्पेसिफिकली एक नई फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई जनवरी में जाके। ओके, बिल्डिंग जो है इमीडिएटली यूज कर ली। इंटरेस्ट जो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर टिल कंप्लीशन 18 लाख का था, जबकि टोटल इंटरेस्ट जो है वो 25 लाख रुपए का दिया आपने 31 मार्च 21 तक। कह रहे हैं कंपनी पूरे 25 लाख को जो है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट मानना चाहती है, कैपिटलाइज करना चाहती है। क्या सही है कंपनी या गलत है? गलत है। गलत है। सिर्फ कितना करना चाहिए, 18 लाख रुपए। जब बिल्डिंग 18 कंप्लीट हो गई है, रेडी फॉर यूज है, उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? चलो आगे। यस। एक एंटरप्राइज ने क्या करा है, एक कंस्ट्रक्ट करा है कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिफाइंग एसेट वो खुद ही बता रहा है। करेंगे दैट इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द इक्विपमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, लेकिन इंस्टॉलेशन पे सर्टेन कैलिब्रेशंस आर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिफोर इट इज फाइनली कमीशन। कह रहे हैं कुछ एक लेवल ऑफ क्या चाहिए, मतलब कैलिब्रेशन करने की जरूरत है, ताकि जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम काम करना चाहते हैं हम कर पाए। दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक 2 मंथ्स। तो टेस्ट रन चलेंगे बेटा 2 महीने। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बोरविंग कॉस्ट लगाओगे नहीं लगाओगे, बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी नहीं होगी। ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, जो कैपिटलाइजेशन है बोरविंग कॉस्ट की कब सीज होनी चाहिए, जब सब्सटेंशियली सारी की सारी एक्टिविटी जो कि नेसेसरी है कि इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए वो कंप्लीट हो जाए। जब आपने इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर लिया, एक इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, है ना? एक इवेल्युएशन हैज टू बी मेड कि जो सब्सटेंशियली जितनी एक्टिविटीज हैं एसेट को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीट है। अब एक इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गया तो उसको यूजुअली टेस्ट करा जाता है ना, कि एडजस्ट करा जाता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो कह रहे हैं जो कि कैलिब्रेशन जो रिक्वायर्ड है, कहेंगे ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वो इस चक्कर में परफॉर्म करी जाती है कि एसेट जो है वो रेडी हो टू कमेंस, मतलब एसेट जो है वो रेडी है कमेंस करने के लिए प्रोडक्शन। कह रहे हैं जब तक एसेट, जब तक वो प्लांट उस स्टेज में नहीं पहुंचेगा कि वो सपोर्ट कर पाए कमर्शियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, हम ये नहीं कह सकते कि सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। तो इस केस के अंदर आपको टेस्ट रन के टाइम पे भी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। कैपिटलाइजेशन करनी इंपॉर्टेंट पड़ेगी। क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब यूनिक क्वेश्चन है, आई वुड से एक थोड़ा सा यूनिक थ्योरेटिकल केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। अगर पेपर में आएगा तो सेम उठा के डाल देंगे, बस टाइम पीरियड चेंज कर देंगे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट की कंटिन्यू रहनी चाहिए जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो गया है, लेकिन मार्केटिंग एक्टिविटीज जो एसेट को सेल करने के लिए वो इन प्रोग्रेस है। एसेट जो है हम कब मान के चलते हैं नॉर्मली कि रेडी हो गया इंटेंडेड यूज के लिए, जब उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल सकता है ना? अब यहां पर मुझे बताओ, एसेट की मार्केटिंग करी जा रही है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो करी जा रही है, क्या उस टाइम पे हम ये बोलेंगे कि एसेट जो है वो क्या इन प्रोग्रेस है? नो। फिर तो क्या उस टाइम की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करा जाएगा? आंसर है नो, नहीं सर, नहीं करा जाएगा। नहीं। नो ठीक है, अगला सवाल। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पढ़ के आए थे ऊपर? अरे भाई सेम ही तो क्वेश्चन है, 221 लाख वाला आया हुआ है। देखो कब आया हुआ है 221 लाख वाला क्वेश्चन, RTP नवंबर 22 के अंदर। तो ये तो हो जाएगा। अच्छा, मई 19 का क्वेश्चन देखो जरा, क्या कुछ अलग नजर आ रहा है क्या मई 19 के क्वेश्चन के अंदर, या सेम है? सेम टाइम। सिमिलर है। सर इस 2 सिमिलर। लाख के ऊपर क्या करेंगे, 8%।
ठीक है, इस 2 लाख के ऊपर क्या करेंगे, 8%। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है आपको बताना है। सर क्या करूंगा, चलो मुझे बताओ। सर सबसे पहले तो वेटेड एवरेज वो निकालो आप, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख रुपए का खर्चा करा, तो 3 लाख इंटू 12/12। ठीक है, 3 लाख इंटू 12/12, ये हो गया 3 लाख रुपए। सर 31 मार्च को 2,40,000 का खर्चा, तो 2,40,000 इंटू 7/12। ठीक है। सर 4 लाख रुपए का खर्चा अगस्त में, तो 4 लाख इंटू कितने मंथ्स हो गए ये, 8/12। ठीक है, यहां पर बेटा मैंने मंथ्स गलत ले लिए ऊपर, ये मंथ्स आपके होने चाहिए, अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये मंथ्स आपके 10 होनी चाहिए, 10/12। और लास्ट क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये आ जाएगा 90,000 रुपये। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे, टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। ये आ गया 2 लाख, और 4 लाख इंटू 8/12 कितना हो गया, 4 लाख इंटू टू दो बाई थ्री लाख हो गया बेसिकली। छियासठ कितना आ रहा दो है, लाख छियासठ 2,66,600 2,66,667। ऐसी कुछ यस कैलकुलेशन आ रही है, यस सर ऐसी कुछ कैलकुलेशन आ रही है ना। यस सर ठीक है, हाँ चलो जी अब इसके बाद क्या करूं सर, बोलो जी, बोलो बोलो, इसके बाद क्या करेंगे। वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस आ वेटेड चुका हुआ है। एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे। एवरेज इंटरेस्ट स्पेसिफिक वर्किंग पर ठीक है, अब सर वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस तो हमारे पास आ गया। सर अगली बात अब क्या करेंगे सर, हाँ जी। सर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। अब कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, अब यस। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है बेसिकली मुझे। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा, सर 4 लाख इंटू 9, 36,000। 5 लाख इंटू 12, 60,000। 3 लाख इंटू 14, 42,000। करना टोटल कितना आ रहा है बेटा, पेपर तुम लोगों के हैं, तुमने मुझे, तुम्हें तो आना चाहिए अगला स्टेप। 60 + 42, 1,02,000, 1,02,000 प्लस 36,000, 1,38,000। एक वन अठत्ती लैख थर्टी एट थाउजेंड को किससे डिवाइड करूंगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 लाख रुपए से। तो 1,38,000 डिवाइड बाय 12 लाख, ये तुम्हारा क्या आ गया, कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल जो भी आ रहा था, ठीक है, अब उसमें क्या करना है समझ लेंगे। सर 2 लाख रुपए का तो स्पेसिफिक लोन ही था, जिसके ऊपर रेट कितना बोल रहे थे हम, 8%। तो 2 लाख के ऊपर तो बेटा मैं सीधा सीधा 8% लगा दूंगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सर अब ये जो भी टोटल आ रहा होगा, ठीक है, उस टोटल में से माइनस करूंगा 2 लाख, और उसके ऊपर ये वाला रेट लगा। ठीक है, ये बेटा आपका इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज होगा। बोलो समझ आ गया, यस पता लग गया क्या करना है, हो जाएगा क्वेश्चन ये, यस सर। यस सर पक्की बात। 4 स्टेप्स यस। हैं बेटा, गिन के 4 स्टेप्स हैं, और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। 4 स्टेप्स हैं, ध्यान रखने हैं। 4 स्टेप तुमने ध्यान रख लिया बेटा, बात बन जाएगी बस। ठीक है जी, लोड नहीं लेना है, कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैं तुमको बता रहा हूँ। पेपर जो है मैनेजेबल आएगा, पेपर मैनेजेबल आते हैं बेटा, बस कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, बाकी इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन मुझे और लगेगा, इस टाइप के कंसेप्ट का मुझे तुम लोगों को करवाना है, मैं बेटा करवा दूंगा। बेटा मैं तुम लोगों के साथ मई 3 तक हूँ बच्चे, मई 3 12:30 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक तुम सेंटर नहीं पहुंचते तब तक मैं बेटा तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमने करते रहना है। चलो जी, अगला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मेरे को लगता है मैनेजेबल है। मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर कुछ ऐसा है। फैक्ट्री शेड क्वालिफाइंग एसेट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, बाकी कोई क्वालिफाइंग एसेट है नहीं, तो इसके रिगार्ड में जो बोरोइंग कॉस्ट होगी उसको कैपिटलाइज कर डालोगे, बाकी जो है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाएगा, खत्म। ऐसा ही है जी। यस। आखिरी क्वेश्चन देख लो जरा, आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। पास पेपर का क्वेश्चन है। Zebra लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2021, एक स्पेशल लोन लिया है 20 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है। ठीक है जी, कह रहे हैं कंपनी की अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन जो है वो 46 लाख का है,
जिसके ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला सवाल उसने ये पूछा है, कह रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करके चलोगे, और दूसरा उसने एक जनरल एंट्री आपसे पूछ ली है। चलो तो क्या करोगे? डेबिट। सर देखो, पहला काम, सर एक्सपेंडिचर इतना करा 1 अप्रैल को, सर 10 लाख के ऊपर 12/12, ठीक है, 10 लाख के ऊपर 12/12, बोलो जी, समझ में आता है? यस यस सर। यस सर यस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा यूनिक है। इस क्वेश्चन में जरा एक चीज ध्यान से देखो बेटा, आपको ना 20 लाख रुपए का लोन मिला है, और कब मिला है 20 लाख रुपए का लोन? 1 अप्रैल को जाकर मिला है। तो जरा सोच के देखना, ये जो 1 अप्रैल को 20 लाख रुपए का तुम लोन लेकर बैठे हो, क्या इस 20 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं जा रहा होगा? थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखना, क्या इस 20 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं जाएगा क्या? हाँ जी, यस सर। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 20 लाख के ऊपर बनता है। अब इसके बाद क्या है, आपका है 1 अगस्त 2021 को 24 लाख रुपए का खर्चा करके बैठ गए। तो सोच के देखना, 1/21 को बेशक ठीक है तुमने 24 लाख रुपए का खर्चा करा, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस 24 लाख के अंदर 10 लाख रुपए ऐसा है जो तुम्हारे पास 1 अप्रैल को ही पड़ा था? तो 1 अप्रैल के ऊपर इस 10 लाख के ऊपर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, और बाकी जो बचा 14 लाख है, उसको ऊपर एक्यूमुलेट एक्सपेंस कितना पीरियड का लेकर चलूंगा? 8 महीने का, अगस्त से लेकर एंड तक। और इस 4 लाख के ऊपर कितने महीने का? 3 महीने का। तो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा यूनिक है इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों यूनिक है? क्योंकि हमने 1 अप्रैल को बेटा जो लोन लिया है वो 20 लाख का लिया, आपने लेकिन 1 अप्रैल को खर्चा करा है सिर्फ 10 का, बाकी खर्चा आप अगस्त में जाके कर रहे हो, लेकिन इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट तो पूरे साल का देना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर किसी और क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा? बेटा एक बार किसी और क्वेश्चन में जाके ना वैल्यूज देख लेना तुम लोग, एक बार किसी भी और क्वेश्चन में जाकर जो है वो वैल्यूज देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही ऐसा हो रहा है, किसी और क्वेश्चन में ये चीज क्यों नहीं होगी। ठीक है, एक बार वैल्यूज देख लो। चलो एक आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं। सर देखो कितने का खर्चा करके बैठे हो, स्पेसिफिक लोन कितने का? 2 लाख का। पहला स्पेसिफिक लोन 2 लाख का 1 अप्रैल को लिया है। पहली अमाउंट ही देख लेना, पूरा 2 लाख तुमने 1 अप्रैल को उड़ा दिया बेटा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन दिखाऊं? ये वाला क्वेश्चन देख लो। 1 लाख रुपए का लोन लिया स्पेशल, जनवरी के अंदर ही तुमने 2 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है? सर ये दोबारा बताना प्लीज। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो यूनिक पॉइंट थोड़ा सा आया है, जो सजेस्टेड आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो क्या दिया है मैं बता रहा हूँ। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि यहाँ पर आप एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकालो जरा। आपका एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस पता है कितना बोल रहा है आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर? क्या देखो, ये जो 10 लाख रुपए तुमने स्टार्टिंग में ले लिया, जो खर्चा करा है बेसिकली, इस 10 लाख के ऊपर पूरा 12 महीने की आप एवरेज लो, तो ये तुम्हारा आ गया 10 लाख रुपए। अब ये जो 24 लाख रुपए है, कह रहे हैं बेशक तुमने खर्चा ये अगस्त 21 में जाकर करा, लेकिन इस 24 लाख के तुम दो टुकड़े करो। एक टुकड़ा है 10 लाख रुपए, एक टुकड़ा है 14 लाख रुपए, क्योंकि तुमने पहले 20 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया था, इसी पर्पज के लिए तुमने लोन लिया था, प्लांट को ही कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया था। तो तुम्हारे पास 20 लाख रुपए शुरू से है ना? तो ये जो 10 लाख है तुमने पूरा 12 महीने यूटिलाइज करा, तो इसके ऊपर तुम 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो, और बाकी 14 लाख के ऊपर तुम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालो? 8 महीने का। क्योंकि जीरा बस इतना सोच के देखो बेटा, अगर आपने स्पेसिफिकली प्लांट के लिए लोन लिया हुआ है तो पहले तो वही पैसा यूज करोगे ना, बाद में जनरल वाला पैसा यूज करोगे ना। आपने किसी चीज के लिए लोन लिया, तो जिस चीज के लिए लोन लिया पहले तो वो जो पैसा आया उसको यूज करोगे, बाद में जनरल बोरोइंग को यूज करोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 24 लाख रुपीज है, आउट ऑफ दिस 24 लाख, मैं बोल सकता हूँ कि 10 लाख तो ऐसा ही है जो स्पेशल लोन में से यूज हुआ होगा। दस यस लाख सर। तो वो है जो स्पेशल लोन में से यूज हुआ होगा।
बस ये लॉजिक है बेटा जो चला हुआ है और कुछ नहीं। दिस इज द सोल लॉजिक। कह रहे हैं 10 लाख जो है वो स्पेशल लोन में से यूज हुआ होगा, तो बस आपने क्या करना है, इस 10 लाख के ऊपर कह रहे हैं पूरी कैपिटलाइजेशन कर करो, इस 10 लाख के ऊपर तो बेटा तुम लगाओ पूरा 12, इस 10 लाख के ऊपर वो कहता है पूरे 12 महीने लेकर चलो पीरियड, और बाकी जो 14 लाख है उसके ऊपर 8 महीने का पीरियड लेकर चलोगे। ठीक है। अब 1 जनवरी को जो लिया उसके ऊपर कितने महीने का पीरियड लेके चलेंगे, 4 लाख इंटू 3/12। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आ रहा है 10 लाख, ये आएगा बेटा 9 पेंटा 3, ये आ जाएगा आपका 1 लाख, टोटल आ जाएगा 30,33,333। ठीक है। अब टोटल खर्चा इतना एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस है। अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक लोन था ही एक 12% वाला, और कुछ तो है ही नहीं। ठीक है। तो अब इस 30,33,333 में से मैं कह सकता हूं कि देखो 20 लाख रुपए जो है वो तो स्पेसिफिक ही है, तो इस 20 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10% निकालो, 2 लाख रुपए। बाकी जो बच गया 10,33,333 रुपए, इसके ऊपर तुम 12% निकालो। सॉल्व करोगे बेटा 1,24,000 के आसपास कुछ अमाउंट आएगा, तो ये बनेगा 3,24,000। दिस इज द इंटरेस्ट दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। ये इस क्वेश्चन के अंदर बस अलग पॉइंट था, यूनिक पॉइंट था। जनरल एंट्री तो वही होनी है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, जितना तुमने खर्चा कर दिया, 10 लाख, 24 लाख, 4 लाख, 38 लाख का खर्चा करके बैठ हो, 38 लाख के अंदर 3 24 ऐड कर दो, 41,24,000 से बेटा आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो पूरा हो चुका होगा विद क्वेश्चंस। ठीक है जी। ओके सर। अब मैं क्या चाहता हूँ, सारे बच्चे टाइम लगाएंगे AS16 के ऊपर, थोड़ा सा टाइम अपने लेवल पे लगाओ AS16 के ऊपर। ठीक है, और उसको पक्का करो। ठीक है। रिगार्डिंग AS20 आई विल जस्ट इन्फॉर्म कि किस टाइम पे सेशन होगा, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। आज होगा सेशन AS20 का, नहीं तो कल मॉर्निंग में ले लेंगे, हम देख लेंगे, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी दे दूंगा, या अभी शायद कुछ और करवा दूं, जो लेट नाइट सेशन है उसके अंदर मैं शायद कोई और टॉपिक उठा लूं, बिकॉज AS20 मैं भी चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो लाइब्रेरी लगा कर चले, तो वी विल पिक अप एनी सम अदर टॉपिक। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, जस्ट टेक अ ब्रेक इफ यू वांट ऑफ 5-10 मिनट्स। उसके बाद AS16 अपने लेवल पे खत्म कर दो एक बार। ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन होता।